अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हफ्सा इकबाल। आज हमारा पास टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी 1 का यूनिट नंबर 4, ट्रॉमा एंड सेल इंजरी। हम वन बाय वन देखेंगे ट्रॉमा क्या होता है एंड सेल इंजरी क्या है। इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं एक दफ़ा रीड कर लेती हूँ। ऑब्जेक्टिव हैं, ट्रॉमा को डिस्कस करें, डिस्कस ट्रॉमा, सेल इंजरी के प्रोसेस को, टाइप्स हैं सेल इंजरीज़ की, मैकेनिज़्म है किन किन की वजह से सेल इंजरी हो सकती है, हाइपोक्सिया, फ्री रेडिकल, केमिकल, ये सारे हमारे पास मैकेनिज़्म है। लास्ट पे जो है स्टूडेंट्स हमारे पास सेल डेथ है। सेल डेथ में क्या उन्होंने टाइप्स बताई हैं और उनका मैकेनिज़्म है। सबसे पहले हम देखें सेल इंजरी स्टार्ट क्यों होती है। सेल हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था सेलुलर अडेप्टेशन। सेल इंजरी या अडेप्टेशन उस वक्त स्टार्ट होती है जब हमारे पास कोई वैरायटी ऑफ स्टिमुलस आना शुरू हो जाए। सबसे पहले क्या होगा, कोई स्टिमुलस आ रहा है, वैरायटी ऑफ स्टिमुलस आ रहे हैं, तो सेल अपने आप को मॉडिफाई करेगा, अपने आप को अडेप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस। अब उसमें अडेप्टेशन कैसी होती है स्टूडेंट, उसमें अडेप्ट कैसे करेगा सेल अपने आप को। सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा, या सेल के नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे या डिक्रीज़ हो जाएंगे। हमने डिफरेंट अडेप्टेशन पढ़ी थी, जैसे हमारे पास हाइपरट्रॉफी थी, एट्रोफी थी, मेटाप्लेजिया था, डिस्प्लेजिया, ये सारी हमारे पास सेलुलर अडेप्टेशन है। बट अगर ये जो स्टिमुलस होता है ये प्रोलॉन्ग टाइम तक रह जाए तो सेल हमारे पास इंजरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। लास्ट पे एक स्लाइड्स हैं जिसमें सेकंड नंबर पे स्लाइड दी हुई है, जिस स्लाइड्स में क्या है कि नॉर्मल सेल्स हैं, सेल पे अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेस रहेगा तो सेल अडेप्ट करेगा। बट अगर हम इस स्ट्रेस को रिमूव कर दें तो सेल दोबारा नॉर्मल शेप में आ जाएगा। बट अगर ये स्ट्रेस पर लॉन्ग टाइम तक रहे तो हमारे पास सेल इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। दो तरह की है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये दोनों इंजरीज भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिपेंड करती है टाइप ऑफ स्टिमुलस पे, टाइप ऑफ स्ट्रेस पे। अब हम नेक्स्ट है हमारे पास सेल इंजरी। सेल इंजरी की डेफिनेशन क्या है, जब हमारे पास वैरायटी ऑफ स्ट्रेस आए जो सेल इनकाउंटर कर रहा होगा चेंज इन्वायरमेंट की वजह से, या इसे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ऑल ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी हैव एन इनबिल्ड मैकेनिज्म टू डील विद चेंज इन इन्वायरमेंट टू सम एक्सटेंट। उन्होंने कहा कि सेल जो भी होता है, जब भी कुछ स्टिमुलस आ जाए, कभी चेंजिंग आ जाए इन्वायरमेंट को, उसको सम एक्सटेंट तक बेयर करता है। बट अगर वो स्टिमुलस या जो कोई स्ट्रेस होगा पर लॉन्ग टाइम तक रहे तो सेल इंजरी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। इसके काजेज़ क्या है, काजेज़ में हमारे पास क्या है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकता है, कोई भी इंटरनल स्टिमुलस हो सकता है। अब सेल रिस्पॉन्स किस बेस पे करता है, सेल टाइप्स पे, ब्लड सप्लाई कैसी है, फिजिकल हेल्थ कैसी है, न्यूट्रिशनल स्टेटस सेल का कैसा है, उसके सेल की रीजनरेशन जो कैपेसिटी है वो कैसी है। टाइप ऑफ सेल इंजरी, टाइप अभी हम पहले देख चुके थे, दो तरह के टाइप्स हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल सेल इंजरीज क्या था, जब हमारे पास, रिवर्सिबल का मतलब है कि हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, सेल इंजर हो गया, बट जैसे ही हम स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो सेल अपनी नॉर्मल शेप में आना शुरू हो जाएगा। अब ये किस कंडीशन में होगा, जब हम जो स्टिमुलस होगा या जो स्ट्रेस होगी वो माइल्ड होगा। माइल्ड स्ट्रेस में क्या आएगा, सेल में जो भी पैथोलॉजिकल चेंजिंग आएगी वो अपने आप को रिवर्स कर लेगा, दोबारा अपने आप को, जैसे हम स्ट्रेस के स्टिमुलस को रिमूव करेंगे तो वो अपने आप को चेंज कर लेगा। बट इरिवर्सिबल में क्या होता है, जो भी इसमें प्रोलॉन्ग चेंजिंग आ गया, परमानेंट चेंजिंग आ गई है, हमारे पास जो स्टिमुलस था या जो स्ट्रेस था वो मॉडरेट या स्वेयर हो गया, तो सेल में ने अपने अंदर सेल में डिफरेंट पैथोलॉजिकल चेंजिंग आ गया तो सेल परमानेंट इंजर की तरफ चला जाएगा। अगर ये इंजरी पर लॉन्ग टाइम तक रह गए, परमानेंट रह गए, तो सेल डेथ भी काज हो सकती है। अब यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल है स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर हम मायोकार्डियल मसल्स हैं, हार्ट की को मसल्स हैं, उसकी हमने ब्लड सप्लाई को स्टॉप कर दिया है 10 to 15 मिनट्स के लिए, तो हम उसको अगर ऐसे स्ट्रेस उसकी सप्लाई को बेहतर करेंगे तो सेल अपने आप को चेंज कर लेगा, इससे हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। बट अगर हमने पर लॉन्ग टाइम के लिए उसकी जो है ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई, उसको मिनिमाइज़ कर दिया है, डिक्रीज़ कर दिया है, कट ऑफ कर दिया है, तो सेल अपने आप को परमानेंटली, जो मायोकार्डियल मसल्स होंगे वो अपने आप को परमानेंटली डैमेज कर लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब इसमें चेंजिंग आ गया, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, एटीपी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। काजेज़ क्या हो सकते हैं स्टूडेंट हमारे पास, सेल इंजरी की काजेज़ क्या हैं, हाइपोक्सिया,
सबसे मेन काज हाइपोक्सिया, फ्री रेडिकल। इन काजेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिजिकल एजेंट हो सकता है, कोई रेडिएशन हो सकती है, केमिकल एजेंट हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, कोई भी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से भी सेल इंजरी काज हो सकती हैं। अब इनके मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी में क्या है, सबसे पहले हमारे पास काजेस था हाइपोक्सिया की वजह से। हाइपोक्सिया होता क्या है, हाइपोक्सिया स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सेल को अगर हम इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया किस वजह से काज हो सकता है, इस्कीमिया की वजह से। इस्कीमिया क्या कहते हैं, हमारे पास ब्लड सप्लाई क्या होती है, हम कहते हैं ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया है टारगेट सेल्स तक, जिसकी वजह से जैसे ब्लड फ्लो का क्या काम होता था, ब्लड का क्या काम था, ब्लड को मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। ब्लड में हमारे पास रेड ब्लड सेल्स थे। रेड ब्लड सेल्स कैरी करते हैं हमारे पास ऑक्सीजन को। जब हमारे पास ब्लड फ्लो कम हो गया, मीन रेड ब्लड सेल्स कम हो गए, रेड ब्लड सेल्स का क्या काम था, ऑक्सीजन कैरी कर रहे थे। ऑक्सीजन की जो टारगेट एरिया था, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो गई, दैट इज कॉल्ड इस्कीमिया। ऑक्सीजन की अगर डेफिशिएंसी हो गया, ब्लड फ्लो डिक्रीज है, उसे हम इस्कीमिया कहेंगे। बट अगर ब्लड फ्लो के साथ हमारा ऑक्सीजन भी डेफिशिएंसी हो गई, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। अब अर्ली स्टेज में क्या होगा, जैसे हाइपोक्सिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था, उसने एटीपी की में हेल्प करनी थी, एटीपी की सिंथेसिस करनी थी। एटीपी की डिक्रीज होगी बॉडी में, हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या होगा, पहले माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट हुआ, सेकंड नंबर पे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी, जो सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्रीज थी। वहाँ पे स्टूडेंट आपको याद होगा, हमने एक पंप पढ़ा था, सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप फेलियर होना शुरू हो जाएगा। सोडियम पोटाशियम पंप को जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए एटीपी चाहिए। जब एटीपी नहीं है बॉडी में, तो सोडियम पोटाशियम पंप अपना प्रॉपर फंक्शनल नहीं होगा। जब सोडियम पोटाशियम पंप फंक्शनल नहीं होगा, तो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर सोडियम का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और पोटाशियम का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल स्वेलिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ सेल की स्वेलिंग नहीं होगी, इंटरनल जो ऑर्गेनेलीज हैं स्टूडेंट, उनकी भी स्वेलिंग स्टार्ट होगी, जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। लेट स्टेज में क्या है कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन कंप्लीटली डैमेज हो जाएगी और हमारे ऑर्गेनेलीज भी कंप्लीटली डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड हमारे पास काज क्या था, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आप लोग एफएससी में देखो, हमने फ्री रेडिकल एक चीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास सेल्स के जो आउटर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए, क्योंकि सेल को अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने पड़ते हैं अपने वैलेंस शेल्स में। इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट शेल्स में। वो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो सिंगल है, वो हमेशा बॉन्ड बनाने की किसी ना किसी से कोशिश करेगा। इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन का हम कहते हैं फ्री रेडिकल। या मैं कुछ रीडिंग कर देती हूँ। फ्री रेडिकल क्या है कि केमिकल स्पीशीज जो प्रोसेस है जिसमें ऐसा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है आउटर शेल ऑफ द मॉलिक्यूल, और वो जो आउटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो इजीली कोशिश करता है गेन करने की, ताकि वो अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। जब फ्री रेडिकल्स का काम क्या होता है, वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड को डिस्टर्ब करना शुरू हो जाएगी, और जब मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी होगी वो लॉस होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब नहीं होंगे, हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस खराब होना शुरू हो जाएगी, डिफरेंट एंजाइम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, डीएनए ब्रेकेज स्टार्ट हो जाएगी, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स हमारे पास अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास थर्ड जो है सेल इंजरी की काज, केमिकल एजेंट। कोई भी ड्रग हो सकती है, कोई भी केमिकल हो सकते हैं, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कोई भी केमिकल हो सकते हैं जो हमारे पास अफेक्ट कर रहे होते हैं सेल को, और ये काज कर रहे होते हैं सेल इंजरीज। अब केमिकल्स में हमारे पास कोई भी ड्रग हो सकती है, जैसे हमारे पास सिंपल कोई भी पॉइजन हो सकता है, मरकरी है, साइनाइड है, ये सारे पॉइजन हमारे पास सेल के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, एटीपी को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सेल इंजरी होती है, जो लीड कर देती है सेल डेथ की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास फिजिकल एजेंट्स क्या थे। फिजिकल एजेंट में हमारे पास कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल काज हो सकते हैं, कोई भी मैकेनिकल ट्रॉमा आ गया है जिसे हम फिजिकल एजेंट के कंसीडर कर सकते हैं। हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, हीट है या कोल्ड है, ये भी हमारे पास फिजिकल एजेंट है। इलेक्ट्रिक शॉक है, डेट इज आल्सो काज फिजिकल एजेंट, जो लीड करते हैं सेल इंजरीज को। एक्स्ट्रा रेडिएशंस आ गई हैं कोई भी, वो भी हमारे पास सेल इंजरी काज करने का चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर पे स्टूडेंट हमारे पास है माइक्रोबियल एजेंट।
जिसे हम बायोलॉजिकल एजेंट भी कहते हैं। माइक्रोबियल एजेंट का मतलब है हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई है, वायरस है, पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरिया है, ये सारे भी हमारे पास अफेक्ट काज कर रहे होंगे सेल इंजरी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। आपको पता होगा हमने पढ़ा था कि हमारे पास सेल बेहतर उस वक्त सर्वाइव करता है जब उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस बेहतर हो। न्यूट्रिशनल स्टेटस जैसे ही इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, न्यूट्रिशनल स्टेटस में क्या प्रोटीन सिंथेसिस डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, विटामिन मिनरल ये सारी हमारे पास इनकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। दैट इज न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस जो हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है और सेल डेथ, सेल इंजरी की तरफ लेके जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट सेल डेथ। हम देख